दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक मौसम क्यों बदल रहे हैं? कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बर्फ पिघल रही है तो कहीं धरती जल रही है। ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से। लद्दाख के सोनंग वांगचुक सर ने प्रधानमंत्री को ओपन खुला पत्र लिखा ग्लेशियर संरक्षण के लिए। वांगचुक सर ने कहा कि भारत को ग्लेशियर संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि हमारे पास हिमालय है और गंगा तथा यमुना जैसी पवित्र नदियां यहीं से निकलती हैं। लेकिन सरकार तो उसे ही जेल में डाल रही है। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखना, तभी पूरा मामला समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेंथ ज़्यादा है, एडिटिंग ख़राब है, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है इसमें नॉलेज कितनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में अपनी राय ज़रूर रखना। जलवायु परिवर्तन का मतलब है धरती का तापमान और मौसम लंबे समय तक बदल जाना। यही है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। पिछले 150 सालों में इंसानी गतिविधियों के कारण धरती लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है। यह नंबर सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इतने ही बदलाव धरती पर बड़े बड़े तूफान, बाढ़ और सूखे लाने के लिए पर्याप्त है। इसके मुख्य कारण क्या है, क्या प्रभाव छोड़ता है, क्लाइमेट चेंज का इतिहास क्या कहता है, कैसे रोका जा सकता है, आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल आता है, आखिर ये हो क्यों रहा है? जब हम ऊर्जा के लिए अधिक से अधिक कोयला का उपयोग करते हैं, तेल गैस का उपयोग करते हैं, इनके जलने में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, जो वायुमंडल में एक परत बन जाती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन परत के कारण सूर्य की गर्माहट बहुत देर तक उन गैसों के कारण पृथ्वी से दूर नहीं जा पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और धीरे धीरे मौसम का पैटर्न चेंज होता रहता है। और यही इंसानों द्वारा क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा कारण आता है जंगलों को काटने की वजह से। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट के कारण पेड़ों को काटा जाता है, जैसे खेती के लिए, उद्योग के लिए, बहुत से कारण हैं जिसके लिए पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में काटा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे भी क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तीसरा कारण है पशुपालन। इन्हें पालने और मारने से भी क्लाइमेट पर भारी असर पड़ता है। गाय भैंस जैसे जानवर डकार और मल के जरिए मीथेन गैस छोड़ती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इन्हें पालने के लिए जंगल काटे जाते हैं, जिससे कि धरती पर कार्बन सोखने वाले पेड़ कम हो जाते हैं। फिर इन्हें पालने के लिए पानी और अनाज की भी बर्बादी होती है। 1 किलो मांस को तैयार करने के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी लगता है। जब इन जानवरों को काटा जाता है तो फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट और फ्रीजिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, जिससे प्रदूषण फैलता है और क्लाइमेट पर भी असर पड़ता है। यानी मांस उद्योग पूरे दुनिया के 14 से 18% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। लेकिन ये सब भारी मात्रा में एक ही स्थान पर इनको मारे और पाले जाते हैं, तब भारी प्रदूषण और क्लाइमेट पर असर पड़ता है। इसलिए कम मांस, ज़्यादा हरियाली। चौथा कारण है कचरा। हाँ, ये वही कचरा जो छोटे बड़े शहरों से नाले द्वारा नदियों में जाती है, फिर समुद्र में, और कुछ कचरों को जलाया जाता है। इन सब से भी क्लाइमेट पर भारी असर पड़ता है। पांचवा कारण है जनसंख्या वृद्धि। ये समस्या सीधे तौर पर क्लाइमेट पर असर तो नहीं करता, लेकिन ज़्यादा लोग, ज़्यादा बिजली, ज़्यादा गाड़ियाँ और फिर प्रदूषण। खाने की ज़रूरत बढ़ेगी अधिक जनसंख्या के लिए, ज़्यादा खेती और पशुपालन भी चाहिए होगा। पानी की कमी होगी, शहरों पर दबाव पड़ेगा, तेज़ी से शहरीकरण और निर्माण होगा, जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि का सिंपल सी उपाय है, लेकिन लोगों के लिए करना कठिन हो सकता है। 1 से 2 बच्चे या फिर चीज़ों की उपयोगिता कम। चीज़ों को जितना हो सके उतना कम यूज करना चाहिए, बस इतना ही उपाय है।
मैं जो ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, कहीं ना कहीं इसके पीछे ऊर्जा का ही हाथ है। इस फ़ोन को बनाने के लिए मशीनें लगाई होंगे, मशीनों को चलने के लिए बिजली लगी होगी और बिजली को चलाने के लिए, बनाने के लिए कोयला का उपयोग किया गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज के असर पर। हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है? धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। कहीं कहीं भीषण गर्मी देखने को मिलती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ तेजी से पिघल रही है और हिमालय की बर्फ भी अपने आप सिकुड़ रही है। बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर फैल रहा है, जिससे कई तटीय शहर या देश डूबने के खतरे में हैं। प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादातर ताकतवर होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु इस बदलते मौसम में टिक नहीं पा रहे हैं और कुछ प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं। समुद्र की मछलियों की संख्या भी घट रही है। क्लाइमेट चेंज हमारी धरती को कमज़ोर बना रही है, न केवल इंसान बल्कि सभी जीवों के लिए खतरे में डाल रही है। मानव जीवन में क्या असर पड़ता है? क्लाइमेट चेंज से मानव जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ज़्यादा गर्मी से लू, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक और सांस की बीमारियां बढ़ती हैं। मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छरों से फैलने वाले रोग नए इलाकों तक पहुंच जाते हैं। अनियमित बारिश और गर्मी से खेती पर असर पड़ता है। अनाज, फल, सब्जियों की कमी से दाम अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं। गेहूं, धान जैसी फसलें कम पैदावार देती हैं। किसानों की पैदावार घटती है, खर्च बढ़ता है और किसानों को घाटा झेलना पड़ता है। ग्लेशियर पिघलने और बारिश का पैटर्न बिगड़ने से कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आती है। साफ पानी की कमी बढ़ जाती है। अनियमित तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आते हैं। लोगों का आर्थिक स्तर गिर जाता है, रोजगार घटता है और गरीबी बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार चलता रहा तो हमारी पृथ्वी पर समस्या कब तक बड़ी हो सकती है? IPCC और वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार अगले 5 से 10 सालों में यानी 2030 से 2035 तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद बाढ़ और सूखा तो ईजिली आ जाएंगे, आम हो जाएंगे। 2050 के आते तक समुद्री तटों के इलाकों को डुबोने लगेगा। हिमालय की ग्लेशियर 30 से 40% तक पिघल सकता है। खेती पर इतना असर पड़ेगा कि भोजन की कमी भी हो सकती है। इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक धरती का औसत तापमान 2.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे कई द्वीप देश जैसे मालदीव, फिजी जैसे पानी में डूब सकते हैं। लाखों लोग पानी, भोजन और घर की कमी के कारण पलायन करने में मजबूर हो जाएंगे। कई प्रकार के जीव जंतु स्थायी रूप से विलुप्त हो जाएंगे। 2100 तक पृथ्वी पर जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। जब मानव विकसित नहीं हुए थे तब क्लाइमेट चेंज होता था क्या? आज से 60-70 साल पहले हाँ, क्लाइमेट चेंज होता था, लेकिन प्राकृतिक कारणों से होता था। लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर हिमयुग और गर्म युग आते जाते रहे हैं। यानी पहले होता था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ही धीरे धीरे होती थी। हजारों, लाखों, करोड़ों सालों में होता था। लेकिन 1950 के बाद प्राकृतिक कारणों से नहीं, इंसानी गतिविधियों के कारण से बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1950 के बाद धरती का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा है जितना पिछले 2000 सालों में कभी नहीं हुआ। याद है 2023 की वो गर्मी बहुत ही खतरनाक थी और इसे कहते हैं मानव जनित जलवायु परिवर्तन। सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जलवायु परिवर्तन का कारण? वैज्ञानिकों के अनुसार तो लगभग सभी देश हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, लेकिन कुछ देश ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। 2025 आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश चाइना, जो 30% हिस्सा अकेले ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। और उसका कारण है भारी उद्योग, कोयले से बिजली उत्पादन और बड़ी जनसंख्या की वजह से। और इसके बाद है अमेरिका, जो 14% क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाता है। और इसके बाद है भारत, जो 7% क्लाइमेट को नुकसान करता है। यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है और बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले से आता है। भारत अभी भी बिजली के लिए 70% तक कोयले पर निर्भर है। इसके बाद यूरोपियन संघ सामूहिक रूप से लगभग 6 से 7% कारण है। इसके बाद है रूस 5%, इसके बाद है जापान 3%,
और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1850 से लेकर 2025 तक अमेरिका 25%, यूरोप 22%, चीन 13% और भारत 4%। सरल शब्दों में कहा जाए तो आज चीन और अमेरिका सबसे बड़े प्रदूषक हैं और ऐतिहासिक देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप सबसे ज़्यादा कारण है क्लाइमेट चेंज का और भारत अभी तीसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में अब भी विकसित देशों से बहुत कम है। यहाँ पर एक सवाल आता होगा आप लोगों के मन में कि हमारा देश सबसे ज़्यादा कचरा फैलाता है और तीसरे नंबर पर है, लेकिन जो विकसित देश हैं आप उन्हीं को सबसे कचरे वाला देश बता रहे हो। इसका सीधा उत्तर है कि हमारे देश में कचरे को मैनेज अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए हमें रोड साइड पर कचरा नज़र आता है। वहीं पर विकसित देशों में कचरे को अच्छे ढंग से अपने शहर से अलग किया जाता है, दूर किया जाता है। लेकिन क्लाइमेट पूरी धरती से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा नुकसान कोई एक करेगा, परिणाम पूरी पृथ्वी को झेलनी पड़ेगी। हम लोग पृथ्वी छोड़कर कहाँ जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। भूगोल के अनुसार अगर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों ने अपने अनुकूल जलवायु में परिवर्तन सीख लिया तो क्या क्लाइमेट चेंज होगा? हर जीव अपने वातावरण के अनुसार ढलने की क्षमता रखता है। जैसे ऊंट ने रेगिस्तान में जीना सीख लिया और पेंगुइन ने बर्फीले स्थानों पर जीवन ढूंढ लिया और इंसान हर जगह लगभग जीवन ढूंढ ही लिया है। अगर भविष्य में सभी जीव जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढल जाते हैं तो उनका जीवन जारी रह सकता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब प्राकृतिक बदलाव बहुत तेज़ी से होने लगे 100-200 सालों के अंदर, जबकि प्राकृतिक बदलाव लाखों हजारों सालों में होता है। हर जीव की अनुकूल क्षमता सीमित है। जैसे ध्रुवीय भालू ठंडी बर्फ के बिना रह ही नहीं सकता, उसकी बायोलॉजी बदलने में हजारों साल लगेंगे और इंसान तकनीक की मदद से कुछ हद तक अनुकूल रह सकता है, एसी से, सिंचाई बिचाई, खेती वेती वगैरह से जुगाड़ करके। लेकिन गरीब और विकासशील देशों के लिए, समाजों के लिए ये बहुत ही कठिन हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 21वीं सदी में 10 लाख से ज़्यादा प्रजातियां खत्म हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सभी जीव अचानक अपने आप में बदलना सीख लें तो क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ही कम होगा। लेकिन बदलाव का रफ्तार तेज है और सब जीव उतनी जल्दी नहीं ढल सकते। हमारी पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज का इतिहास क्या है? हिमयुग और गर्म युग कैसे आते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर अब तक 5 बड़े आइस एज यानी हिमयुग आ चुके हैं। पहला है हुरोनियम हिमयुग, लगभग 240 करोड़ साल पहले। दूसरा है क्रायोजेनियन हिमयुग, लगभग 85 से 63 करोड़ साल पहले। तीसरा है इंडियन सहारन हिमयुग, लगभग 46 से 42 करोड़ साल पहले। चौथा है कारू हिमयुग, लगभग 36 से 26 करोड़ साल पहले। पांचवा है क्वाटरनरी हिमयुग, लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। और इसी 25 लाख साल के अंदर प्रारंभिक मनुष्य जैसे जीव उभर कर आए, जैसे होमो हेबिल्स, होमो इरेक्टस और आधुनिक मानव होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुए। और भी जीव जंतु उभर कर आए और कुछ पहले के भी थे। अभी हम क्वाटरनरी हिमयुग में हैं, जिसमें छोटे छोटे गर्म युग और बर्फीले युग आते रहते हैं और इन्हीं हिमयुग के बीच में गर्म समय आता है। और अभी हम एक गर्म समय में हैं जो लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ। और इसी आइस एज में बार बार गर्मी और ठंड का चक्र आए, हर बार जीवों को ढलना पड़ा और इसी से नेचुरल सिलेक्शन तेज हुआ। अब बात कर लेते हैं समाधान की। किन किन देशों ने क्लाइमेट चेंज के प्रति सख्त कदम उठाए? लगभग सभी देशों ने समाधान निकालने का दावा करते हैं। पहला है चाइना, नेट जीरो लक्ष्य रखा है। चीन ने घोषणा की है कि वह 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होगा और 2030 तक सबसे ऊंचा स्तर पर पहुंच जाएगा। मतलब ज़्यादा प्रदूषण 2030 तक हो सकता है। दूसरा है अमेरिका, पेरिस एग्रीमेंट में अपना लक्ष्य रखा है कि वो 2050 तक नेट जीरो एमिशन करेगा। मतलब 2050 तक ना के बराबर प्रदूषक वाला देश रहेगा। और तीसरे नंबर पर है भारत।
पेरिस एग्रीमेंट आदि के तहत भारत ने भी यह लक्ष्य रखा है कि वह जीडीपी प्रति उत्सर्जन को कम करेगा। 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने का लक्ष्य है। और ये सब मिलाकर डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड, यूके, यूएई, जापान, इंडोनेशिया तमाम सारे मिलकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, विंड पावर जैसे ऊर्जा के स्रोत बनाने की कोशिश बहुत हद तक हो चुकी है, लेकिन इन सब में खर्चा बहुत आता है। लेकिन अभी की सरकार से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि प्रेजेंट की समस्या का हल तो निकाल नहीं पाती, तो भविष्य की समस्या पर क्या ही ध्यान देगा। इसलिए सरकार से ज़्यादा उम्मीद मत करना कि क्लाइमेट पर वो सख्त कदम उठा पाएंगे। हम अपनी तरफ से कम ऊर्जा और जनसंख्या नियंत्रण ही कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। सब आज़ाद भारत के नागरिक हैं। कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो पर।